अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फखर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 4 मौज़ूआत पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पीटीआई का एक खतरनाक मंसूबा और एक खेल सामने आया है बैनुल अक़वामी सतह पे। क्या पीटीआई खेल खेलने जा रही है, आज कुछ आपको तफसीलात बताऊंगा। दूसरे नंबर पे बात करेंगे अदलिया के हवाले से जो उखाड़ पिछाड़ हुई है, क्या ये खुद ब खुद हो गई है या बाकायदा मनसूबा बंदी से की गई है। जो खत लिखने वाले या प्रॉब्लमेटिक जजेस थे उनको कैसे साइडलाइन किया गया है, इसकी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। तीसरे नंबर पे बात करेंगे पीटीआई का धांधली का बयानिया, वो उसका पोल खुल गया है। खासतौर पे जो नई रिपोर्ट आई है इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के हवाले से, उसमें क्या क्या इंकशाफात हुए हैं, क्या पीटीआई का बयानिया उसके बाद भी धांधली का वो तकवीयत रखता है या उसमें कोई जान है या नहीं, इस पर भी बात होगी। और चौथे नंबर पे इंटरनेशनल खबरों के हवाले से शामिल करेंगे सदर ट्रंप का क्लीन आउट पैलेस्टीनियंस का जो एक मंसूबा था, उसके काउंटर में अरब वर्ल्ड ने एक नया मंसूबा जारी किया है। वो क्या है उसके हवाले से भी बात करेंगे कि सदर ट्रंप को वो कैसे काउंटर कर रहे हैं। जो अरब ममालिक हैं वो ख़ासतौर पे जो फ़लस्तीनियों की रीसेटलमेंट के हवाले से एक मंसूबा सदर ट्रंप ने वो किया था, इस पर भी तफसीलन बात होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं पीटीआई के एक खेल के हवाले से जो कि एक इंटरनेशनल लेवल पे बड़ा ख़तरनाक खेल खेला जा रहा है। ये तो कुछ आपके पहले भी मालूमात हैं आपको और कुछ इल्म भी होगा कि जो पीटीआई की तरफ से इंटरनेशनल लेवल के ऊपर लॉबिंग की जा रही थी और ये भी कोशिश की जा रही थी कि ट्रंप के इलेक्शन से पहले भी और बाद में भी ये कोशिश पीटीआई की तरफ से की जा रही थी कि ट्रंप इंतजामिया पाकिस्तानी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर दबाव डाले इमरान खान की रिहाई के हवाले से। इसकी बाकायदा कुछ हमने झलकें जो है वो झलकियां देखी भी हैं, ख़ासतौर पे जो रिचर्ड ग्रेनल या कुछ और दीगर जो अरकान कांग्रेस हैं अमेरिका के, उनकी तरफ से ट्वीट्स किए गए फ्री इमरान खान के हवाले से या रिलीज इमरान खान के हवाले से ट्वीट्स देखे थे। फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि कुछ तब्दीली आई, जो रिचर्ड ग्रेनल हैं उन्होंने अपने ट्वीट्स डिलीट कर दिए, लेकिन उसके बावजूद भी अब जो एक नया मंसूबा जो सामने आया है और मेरी इतलात यही है कि इस टाइम जो पीटीआई की तरफ से खासतौर पे जो ओवरसीज चैप्टर है वो भरपूर लॉबिंग कर रहा था अमेरिका में भी और यूरोप में भी। और उसी सिलसिले की एक कड़ी में क्योंकि एक जो ओवरसीज चैप्टर है पीटीआई का उसकी इतनी ज़्यादा वर्थ ना होती, ख़ासतौर पे अगर किसी बड़े हैवी वेट को बुला के वहाँ पे जो कायल ना किया जाए, ख़ासतौर पे जो अमरीकी अरकान कांग्रेस हैं उनके हवाले से। तो ये अब आपने देखा होगा कि रिसेंटली कोई पिछले एक हफ्ते से साबिक सदर आरिफ अलवी भी वहाँ पे अमेरिका में गए हुए हैं। मेरी जो इतलात हैं पीटीआई ने यहाँ पे जो लोकल लेवल पे जो जितनी जिद्दोजहद करनी थी, जलसे जुलूस और अवामी जो मुहिम थी, जो भी ये इन्होंने कोशिश करनी थी वो कर ली है। इमरान खान की रिहाई नहीं हो सकी, तो अब ये मेरी इतलात के मुताबिक पीटीआई ने जो नया मंसूबा बनाया है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए और पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालने के लिए, इन्होंने 3 जगह पे ये अपना जो खेल है वो उसको या जो शतरंज की चाल है उसको बिछाने के हवाले से पहले नंबर पे कुछ दिनों में या कुछ अगले हफ्तों में ये कोशिश पीटीआई की तरफ से ओवरसीज चैप्टर की तरफ से और फिर अब जो सदर आरिफ अलवी क्योंकि एक साबिक सदर पाकिस्तान है तो उनका अपना एक ओहदे के हिसाब से वहाँ पे जाके जो लॉबिंग तो ऑलरेडी उसकी जो वो थी वो कोशिश की जा चुकी थी। अब ये आरिफ अलवी साहब के ज़रिए भी ये जो अमरीकी अरकान कांग्रेस हैं उनको कायल किया जा रहा है कि वो एक करारदाद फ्री इमरान खान के हवाले से वो ले आए। जो उनकी कोशिश जो पीटीआई की तरफ से जो कोशिश है वो दोनों ऐवानों में है, अमेरिका के ऐवान नुमाइंदगान भी और उसके साथ साथ सेनेट में भी। गो के सेनेट का जो है वो हमेशा से बड़ा मुश्किल मरहला होता है किसी भी करारदाद के हवाले से, और उसके लिए सीरियस किस्म की ना सिर्फ ये कि लॉबिंग चाहिए होती है और उसके साथ साथ आपका इन्फ्लुएंस भी चाहिए होता है, तब जाके ये जो सेनेट में कोई अमेरिका की जो सेनेट है उसमें करारदाद कोई मंजूर होती है। ताहम जो ऐवान नुमाइंदगान है उसमें अगर 8-10 अरकान भी मिल के बाकी जो जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको कायल कर लेते हैं तो उससे करारदाद हमने देखा है कि माजी में भी पाकिस्तान के अभी चंद माह पहले भी एक पाकिस्तान के खिलाफ जो करारदाद थी कि पाकिस्तान की इमदाद बंद की जाए वो देखी थी। तो अब पीटीआई की तरफ से एक नई कोशिश की जा रही है कि अमरीकी जो कांग्रेस है उससे फ्री इमरान खान की करारदाद मंजूर कराई जाए। दूसरे नंबर पे जो मेरी इतलात हैं कि वहाँ पे इस टाइम भरपूर लॉबिंग पीटीआई के ओवरसीज चैप्टर खासतौर पे जो अमेरिका
का जो यूएसए चैप्टर है और उसके साथ साथ जो सदर आरिफ अलवी भी इस टाइम वहाँ पे जाके मुलाकातें कर रहे हैं, तो उस बुनियाद के ऊपर इनकी ये भी कोशिश है कि ट्रंप इंतज़ामिया ख़ासतौर के ऊपर अमरीकी सदर ट्रंप से कोई ट्वीट या कोई बयान इस तरह का वो दिलवाया जाए कि फ्री इमरान खान को रिहा किया जाए। ये भी एक खेल खेला जा रहा है। और तीसरे नंबर पे भरपूर लॉबिंग के ज़रिए ये कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान का जो GSP प्लस स्टेटस है उसको रिवोक किया जाए, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, सियासी तौर के ऊपर आज़ादी नहीं है, जलसे जुलूसों की जो है वो आज़ादी नहीं है, और PTI के ख़ास तौर पे जो प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, इन बुनियादों के ऊपर जो PTI की तरफ से एक भरपूर ये कोशिश की जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान का जो GSP प्लस स्टेटस है वो 2027 तक जो है वो अभी उसको जो दिया हुआ है। तो PTI की कोशिश ये है कि 2027 नहीं बल्कि अभी से ही इसको रिवोक किया जाए, अनलेस के वो इमरान खान को कोई रिहाई नहीं जो हुकूमत पाकिस्तान देती। तो ये 3 लेवल के ऊपर PTI नया गेम खेलने जा रही है। अब देखना ये है कि इसमें से किस हद तक कामयाबी होती है, खासतौर पे ये करारदाद भी आ जाए या जो सदर ट्रंप की तरफ से अगर सिर्फ बयान या कोई ट्वीट आ जाए, तो उसकी बुनियाद के ऊपर मैं नहीं समझता कि जो इमरान खान है उसकी रिहाई मुमकिन है। और इवन जो GSP प्लस स्टेटस है उसका भी अगर रिवोक भी किया जाता है तो पाकिस्तान मैं समझता हूं कि ये इसको अपनी उसकी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से भी जस्टिफिकेशन ना सिर्फ ये है कि PTI की तरफ से जो कार्रवाइयाँ की गई, जो रियासती इदारों के ऊपर हमले किए गए, तो पाकिस्तान इसका ऑलरेडी काउंटर नैरेटिव जो कन्वे कर चुका है। तो उस बुनियाद के ऊपर मैं नहीं समझता कि ये जो नया खेल खेला जा रहा है इससे कोई इमरान खान की रिहाई मुमकिन है। ताहम ये ज़रूर होगा कि पाकिस्तान के ऊपर दबाव आ सकता है, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो या जो मौजूदा सिविलियन गवर्नमेंट है उसके ऊपर, लेकिन इससे कोई वो एक जो अल्टीमेट जो एक फैसला जो होता है कि इमरान खान रिहा हो जाएंगे, वो होता हुआ मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। इसमें एक चीज़ जो मैं समझता हूँ कि ये पॉसिबल हो सकती है इमरान खान की रिहाई के लिए, वो है जिस तरह सदर बिल क्लिंटन ने जब ये इंडिया का दौरा करते हुए यहाँ पे पाकिस्तान में चंद घंटों के लिए आए और यहाँ पे मैसेज उन्होंने कन्वे किया कि अगर मेरे दोस्त, यानी उस टाइम जो नवाज शरीफ कैद में थे, इमरान खान जो जनरल परवेज मुशर्रफ के त्यारा हाईजैकिंग केस में, उस पे जो चीफ जस्टिस को उन्होंने पैगाम दिया था कि अगर मेरे दोस्त को कुछ हो गया तो वो पर्सनली जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे। तो ये एक सीरियसनेस जो अगर अमेरिका की सदर की तरफ से इस तरह की सीरियसनेस शो नहीं कराई गई, सिर्फ बयानात की हद तक वो किया गया, तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान की रिहाई चाहे भरपूर जितनी भी कोशिश हो जाए लॉबिंग की, उसके बावजूद भी नहीं हो सकती। हाँ, ये हो सकता है कि पाकिस्तान को बदनाम किया जा सकता है, पाकिस्तान के ऊपर मजीद दबाव बढ़ सकता है, कुछ हद तक पाकिस्तान के ऊपर जो ये यूरोप की हद तक जो है GSP प्लस जो स्टेटस है अगर वो रिवोक होता है तो उससे कोई ट्रेड के हवाले से भी कुछ पाकिस्तान के ऊपर जो नेगेटिव असरात आ सकते हैं। इसके अलावा मैं नहीं समझता कि कोई PTI को इससे फ़ायदा हो सकता है। अब देखते हैं कि ये कब तक PTI अपनी इस कोशिश में कामयाब होती है, कोई करारदाद लाने में या अमरीकी सदर जो ट्रंप है उससे कोई ट्वीट कराने में। इस पे जो मजीद अपडेट और पेशरफ्त होगी इस पे मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अब ज़रा बात कर लेते हैं अदलिया के हवाले से। हमने देखा है कि ये जो अदलिया के अंदर जो इंटरनल जो रिफ्ट है वो आज से नहीं है, ये जो चीफ जस्टिस थे साकिब निसार, उसके दौर से ये शुरू हो गई थी और अपेरेंट नज़र आना शुरू हो गई थी जब जस्टिस साकिब निसार अपने हम ख्याल जजेस का बेंच तश्कील देते थे और जो चंद उस टाइम जो वो समझते थे कि वो उनके नज़रियात के हामी नहीं है, उनको बिल्कुल ही जितने भी इम्पोर्टेंट केसेस थे उनसे एक्सक्लूड किया जाता था। और उसमें जो ख़ासतौर पे उस टाइम जो जस्टिस काजी फायज़ ईसा थे उनको और उस बुनियाद के ऊपर जो डिस्क्रिमिनेटरी जो इनकी तरफ से बिहेवियर वो किया गया था जस्टिस साकिब निसार की तरफ से, उन्होंने खतूत भी लिखे। फिर उसके बाद हमने देखा कि ये कंटिन्यू रखा उन्होंने। उसके बाद जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस आए, इवन जो जस्टिस बंदियाल थे, उन्होंने भी इनको जो है वो किसी अहम बेंच का हिस्सा नहीं बनाया। फिर हमने देखा जस्टिस काजी फायज़ ईसा आए, उन्होंने कोशिश की चीज़ों को ट्रांसपेरेंट तरीके से लेकर चलने की, उसमें चाहे वो अदालती जितनी भी कार्रवाई होती थी या समातें होती थी उनको लाइव
लाइव टेलीकास्ट करने के हवाले से हो या बाकी जितनी भी मुकदमात के हवाले से अपना जो उन्होंने इख्तियारात थे बेंच कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से हो, 184(3) के तहत जो सुओ मोटो के इख्तियारात थे वो भी उन्होंने एक कमेटी जो 3 रुकनी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत वो बनाया गया था उसके तहत उन्होंने वो भी डाइल्यूट कर दिए और नीचे 2 मजीद जजेस तक जो है वो इख्तियारात मुंतकिल कर दिए। उसके बावजूद भी हमने देखा कि जस्टिस काजी फायज ईसा को कंट्रोवर्शियल बनाने में न सिर्फ ये कि PTI बल्कि उसके साथ साथ चंद सहाफ़ी भी पेश थे। फिर हमने देखा कि अब जो नए जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद नए चीफ जस्टिस आए हैं उसके बावजूद भी जो जजेस के दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो हर गुजरते दिन शिद्दत अख्तियार करते जा रहे हैं और उसकी बुनियादी रीज़न जो है वो चंद एक जजेस जो कि ये एक्सपेक्ट करके बैठे थे कि वो ऑटोमेटिकली वो कुछ काम करें ना करें, उन्होंने चीफ जस्टिस बनना है क्योंकि जो एक लाइन जो एक जो सीनियरिटी लिस्ट मुतय्यन की जाती थी उसके मुताबिक जितने भी चीफ जस्टिस 2030 तक आने थे उन सब का टाइम पीरियड और उसके साथ साथ ड्यूरेशन ये सारा कुछ ऑलरेडी से तय हो चुका था। 26वीं आईनी तरमीम आई, उन सब के जो मनसूबा आजाद थे और उनके जितने भी ये जो जिसको कहते हैं कि ये एक उन्होंने एक ख्याली महल बनाया हुआ था चीफ जस्टिस बनने के हवाले से, वो सारा का सारा धड़ाम से नीचे गिर गया। तो उसके बाद तो ऑब्वियसली जो जितने भी खासतौर पे जो जजेस जिन्होंने चीफ जस्टिस बनना था जो अफेक्ट हुए हैं उन सब ने अब ये मिल के खतूत का जो सिलसिला है वो हमने देखा है कि वो जारी सारी है। 26वीं आईनी तरमीम को रिव्यू करने के हवाले से भी बारहा मुतालबात किए जाते हैं और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ जो सबसे ज़्यादा जो एक्टिव हमने देखा है इस हवाले से वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी 5 जजेस ने बारहा खतूत लिखे हैं। अब जो लेटेस्ट सीनियरिटी के हवाले से भी हमने देखा है कि जो तनाज़ा चल रहा है उस पर आज भी जो चीफ जस्टिस एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं जस्टिस सरफराज डोगर उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि ये जो सीनियरिटी का जो फैसला है या डिटरमिन करना है ये अदालत ने करना है। लेकिन उसके साथ साथ जो एक चीज़ मैं समझता हूँ कि ये पिछले 2-3 दिनों में हुई है वो है रूल्स में जो तब्दीली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो रूल्स में था जो सीनियर प्यूनी जज होता है उसके इख्तियारात बहुत हद तक जो है वो इन रूल्स के मुताबिक बहुत ज़्यादा होते थे। चीफ जस्टिस के बाद जो सबसे ज़्यादा पावरफुल और इख्तियारात वाला जो हाई कोर्ट जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज था वो सीनियर प्यूनी जज था, वो रूल्स तब्दील किए गए हैं और उसके बाद जो सीनियर प्यूनी जज जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हैं उनके तमाम तर जो अख्तियारात हैं वो ख़त्म कर दिए गए हैं। जो मेरी इतलात हैं कि इस हवाले से जब ये जस्टिस जो सरफराज डोगर हैं इनको लाया जा रहा था ये उस वक्त से ही पूरी बाकायदा मनसूबाबंदी के साथ ये सारा कुछ किया गया है और ये भी पहले से ही तय था कि जो रूल्स हैं इनको अमेंड किया जाएगा और जो ख़त लिखने वाले या प्रॉब्लमेटिक जजेस हैं उनको अगर काउंटर करना है तो ये तमाम तर जो रूल्स हैं उनको अमेंड किया जाएगा और वो तमाम तर अख्तियारात इनसे वापस लिए जाएंगे क्योंकि चीफ जस्टिस बनने के बाद भी अगर ये इसी तरह जो एडमिनिस्ट्रेटिव इनके पास अख्तियारात हुए तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करते रहेंगे। यही वजह है कि ये रूल्स दोबारा जैसे ही ये एक्टिंग इनको चार्ज मिला है उसके बाद जो पहला काम किया गया वो इन रूल्स को तब्दील करने के हवाले से है। इसी तरह बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का भी जो है वो बाकायदा एक मनसूबाबंदी के जरिए इन तमाम जजेस जो कि प्रॉब्लमेटिक थे जिन्होंने जो खतूत का सिलसिला शुरू किया हुआ है उन सबको साइड लाइन कर दिया गया है और इस टाइम जो अदलिया में वो तमाम जजेस जो हैं वो ऑब्वियस नज़र आ रहा है कि वो अब उनका ना तो कोई इस तरह के इख्तियारात हैं कि वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकें और ना ही कोई इस हवाले से सिर्फ मैक्सिमम यही हो सकता है कि वो खतूत का सिलसिला जो है वो जारी रखें और मीडिया पे कुछ टाइम के लिए डिस्कशन का जो है वो एक मौजू जो गुफ्तगू है वो बन सके। इससे ज़्यादा मैं नहीं समझता कि उनके पास अब वो अख्तियारात रह गए हैं। बहरहाल इस हवाले से जो मज़ीद जो अपडेट होगी वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अब ज़रा बात कर लेते हैं PTI की तरफ से जो धांधली का बयानिया है उसके हवाले से एक नई रिपोर्ट जो फाफिन की है। उस दिन आपको याद होगा कि मैंने अपने जो वीलॉग है उसमें भी शेयर किया था कि फाफिन की रिपोर्ट जो आई है उसके मुताबिक कोई टोटल 30% जो है अभी तक जो इंतखाबी उज़रदारियाँ हैं उसके फैसले हुए हैं और बाकी जो 70% है वो उसके ऊपर कोई अभी तक फैसला नहीं हुआ। आज दी न्यूज़ में मेरे कलीग हैं कासिम अब्बासी, उन्होंने भी एक रिपोर्ट की है इस हवाले से कि जितनी भी ख़ासतौर के ऊपर जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में इंतखाबी उज़रदारियों या जो इलेक्शन डिस्प्यूट्स हैं उसके हवाले से एप्लीकेशंस दी गई हैं वो टोटल हैं कितनी, उसमें से कितनी PTI की हैं, कितनी जो दूसरी जमातें हैं मुस्लिम लीग नून हो
पीपल्स पार्टी हो, जमीयत उलमा इस्लाम हो या दीगर सियासी जमातें, उनकी तरफ से कितने लोगों ने इलेक्शन के जो नताइज हैं या प्रोसेस है उसको चैलेंज किया है। तो इस जो रिपोर्ट है इसके मुताबिक अब तक जो है वो टोटल कोई 371 मजमूई तौर के ऊपर जो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की नशिस्तों के ऊपर जो इंतखाबी उज़रदारियाँ दायर की गई हैं या इलेक्शन डिस्प्यूट के हवाले से इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में चैलेंज किया गया है। इनमें से जो है वो दरखास्तें, उनमें से जो दोबारा वोटों की गिनती हो या जो मुख्तलिफ हलकों में दोबारा से पोलिंग के लिए ये जो दरखास्तें हैं वो दायर की गई हैं। इसमें जो डाटा है उसके मुताबिक 112 जो है वो कोई इसमें जो फैसला इनके ऊपर वो आ चुका है, उसमें से 108 जो दरखास्तें हैं उनको मुस्तरद कर दिया गया इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तरफ से। जो इंतखाबी उज़रदारियाँ हैं उसमें से 108 मुस्तरद कर दी गई हैं और ज़्यादातर जो मुस्तरद की गई हैं वो PTI के ही जो अरकान थे उनकी तरफ से जो दरखास्तें फ़ाइल की गई थी उनकी मुस्तरद की गई हैं। इसी तरह जो PTI के जो हिमायत याफ्ता जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनकी तरफ से मजमूई तौर पे जो टोटल 206 पिटीशंस फाइल की गई हैं या उनको चैलेंज किया गया इलेक्शन के नताइज। इन 206 में से 86 जो है वो कौमी असम्बली के हलकों के जो इलेक्शंस के नताइज हैं उनको चैलेंज किया गया 86, और 120 सूबाई असम्बली के जो इलेक्शन नताइज हैं उनमें उनको चैलेंज किया गया। इनमें से टोटल जो है वो 38 पर अभी तक वो फैसले हो चुके हैं और कोई भी फैसला PTI के हक में नहीं आया। तो ये जो PTI की तरफ से एक बयानिया बनाया जा रहा था कि 80 हल्के चोरी किए गए हैं, जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल से जितने भी अभी तक फैसले आ रहे हैं उनके मुताबिक PTI के किसी भी एक भी उसमें हल्के में इनके हक में कोई फैसला नहीं हुआ। और जिन दरखास्तों पर फैसला किया गया है उनमें से कुछ 16 दरखास्तें जो है वो नून लीग के उम्मीदवारों ने भी वो दायर की थी और 5 इसमें से जो कौमी असम्बली और 11 सूबाई असम्बलियों की थी जिनके ऊपर जो नून लीग ने चैलेंज किया हुआ था। इसी तरह जो मजमूई तौर के ऊपर जो नून लीग के उम्मीदवारों ने चैलेंज किया है वो 48 हैं। इसमें से 15 कौमी असम्बली की हैं और 33 जो हैं वो सूबाई असम्बली की हैं जो कि इलेक्शंस के नताइज को चैलेंज किया गया था, यानी 48 नून लीग की तरफ से वो किए गए थे। इसी तरह जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उनके उम्मीदवारों ने 27 जो हल्के हैं उनके नताइज को चैलेंज किया था या इंतखाबी उज़रदारियाँ दायर कराई थी या फाइल की थी। उनमें से 13 पे अभी तक जो है वो फैसला हो चुका है और ये सब के सब मुस्तरद कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ जो 108 ये जो खारिज होने वाली दरखास्तें हैं उनमें से 43 नाकाबिल समाअत होने की बुनियाद के ऊपर वो, और उसके साथ साथ 9 वापस लिए गई हैं जो दरखास्तें हैं वो, और उसके साथ साथ जो 12 ऐसी हैं जिनके ऊपर कोई पैरवी ही नहीं की गई इन दरखास्तों के ऊपर। इसके साथ साथ जो एक और जो इसमें बताया गया है जो कासिम अब्बासी की रिपोर्ट है उसमें कि ये 20 तकरीबन कोई पिटीशंस जो हैं वो भरपूर कानूनी कार्रवाई के बावजूद भी मुस्तरद हो गई हैं क्योंकि उसमें इन्होंने कोई ना तो एविडेंस ना ही कोई सबूत दिए हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर ये तमाम तर जो हैं वो पिटीशंस रद्द कर दी गई हैं। तो ये जो PTI की तरफ से एक बयानिया वो किया जा रहा था कि इलेक्शंस जो है वो चोरी किए गए हैं 2024 के, ये बयानिया जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तरफ से जो अब तक के नताइज आए हैं उससे ये साबित नहीं हो रहा क्योंकि उसमें मेजॉरिटी जो है वो दरखास्तें की जो इलेक्शन उज़रदारियों की है वो रिजेक्ट हो चुकी हैं। बहरहाल इस हवाले से जो मजीद अपडेट और पेशरफ्त होगी वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अब ज़रा बात कर लेते हैं इंटरनेशनल लेवल के हवाले से। देखें तो जो रिसेंटली सदर ट्रंप ने एक ऐलान किया था और उसमें ऐलान में ये कहा था उन्होंने कि क्लीन आउट पैलेस्टीनियन फ्राम गजा, कि तमाम तर जो फ़लस्तीनी है उनको निकाल दिया जाएगा और यहाँ पे जो गज़ा की पट्टी है इसके ऊपर एक जो स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो कह रहे थे कि यहाँ पे एक मनसूबा जो रिहायशी मनसूबा बनाया जाएगा और एक लग्जरी किस्म का यहाँ पे एक हाउसिंग प्रोजेक्ट वो करेंगे। सदर ट्रंप ने ये ऐलान किया था और साथ साथ ये भी कहा था कि जितने भी फ़लस्तीनी हैं यहाँ पे वो उन तमाम को मिस्र और जॉर्डन मुंतकिल कर दिया जाएगा और उनको वहाँ पे बाकायदा हम रिहाइश और जो रिहायशी मनसूबा वो बना के और वहाँ पे उनको आबाद करेंगे और गज़ा जो है वो इन फ़लस्तीनियों से बिल्कुल वो कह रहे थे कि पाक कर दिया जाएगा, जिस पे हमने देखा कि जो अरब वर्ल्ड है उसकी तरफ से बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया।
इवन जो सऊदी अरब जैसा है, जो कि ट्रंप का एक बड़ा स्टॉन्च किस्म के एलाई है, मोहम्मद बिन सलमान, उनकी तरफ से, इवन जॉर्डन की तरफ से, मिस्र की तरफ से, तमाम जो अरब ममालिक हैं उनकी तरफ से बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया, क्योंकि जो अरब वर्ल्ड है वो भी ये समझता है कि अगर एक मरतबा जो फ़लस्तीनियों को बेदखल कर दिया गया तो उनका फिर जो नेक्स्ट जो ग्रेटर इसराइल का जो मंसूबा है उसके तहत जॉर्डन भी, उसके तहत मिस्र का हिस्सा भी कुछ, बाकी जो शाम का हिस्सा भी कुछ जो है वो सारा आहिस्ता आहिस्ता वो जो इसराइल है उसके ऊपर वो कब्जा करता जाएगा। ये बिगिनिंग होगी और अभी रेजिस्ट ना किया तो फिर ये जो सिलसिला है रुकेगा नहीं। तो उस सिलसिले में जो खासतौर के ऊपर मिस्र है वो पेश है, ये जो सदर ट्रंप है उसका ये मंसूबा क्लीन आउट पैलेस्टीनियन वाला, उसको काउंटर करने के हवाले से जो आज डॉन में और जो इंटरनेशनल मीडिया है उसमें ये खबर छपी है कि जो मिस्र की तरफ से ये प्रपोजल अरब वर्ल्ड को और जो गल्फ कंट्रीज हैं उनको ये पेश किया गया है कि हम खुद जो अरब ममालिक हैं वो एक फंड क्रिएट करके उसमें इनिशली $20 अरब 3 सालों में ये करके जो फ़लस्तीनी हैं उनकी गज़ा में जो रिहेबिलिटेशन और उसके साथ साथ जो रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ जो गज़ा है उसके लिए हम मुख्तस करते हैं, एक फ़ंड क्रिएट करते हैं और फ़लस्तीनियों को वहाँ पे दोबारा से आबाद करते हैं गज़ा की पट्टी में। और $20 अरब ये तमाम तर ख़ास तौर के ऊपर जो अमीर अरब ममालिक हैं उसमें सऊदी अरेबिया है, UAE है, कतर है, मिस्र भी, जॉर्डन भी, ये तमाम तर ममालिक मिल के ये फ़ंड क्रिएट करेंगे और दोबारा से आबाद करके गज़ा को वहाँ पे ही फ़लस्तीनियों को आबाद किया जाएगा। इस हवाले से जो ये एक रिपोर्ट किया जा रहा है कि क्योंकि सदर ट्रंप को हमेशा यही है कि कितने बिलियन डॉलर्स का जो है वो बिजनेस या रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और उसमें अगर ये जो है वो अमेरिकी कंपनियों को और उसके साथ साथ जो इजरायली कंपनियों को भी रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ जो गज़ा है उसमें वो ठेके मिल जाते हैं या जो भी उनको वो किया जाता है, तो उस बुनियाद के ऊपर ट्रंप भी जो उनका वो क्लीन आउट जो पैलेस्टीनियन वाला एक मंसूबा है उसको रोका जा सकता है। तो ये एक उस हवाले से ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि जो मिस्री जो सदर हैं अल-सीसी वो जल्द ही सऊदी अरब का दौरा करेंगे और जो 4 मार्च को एक अरब ममालिक का जो इजलास होना है जिसमें गज़ा के हवाले से ही, आबादकारी के हवाले से ही फैसला होना है, उससे पहले ये मंसूबा जो है उसको फाइनलाइज करके और उसकी अप्रूवल खासतौर के ऊपर जो इन्फ्लुएंशियल अरब ममालिक हैं उनसे वो लेनी है। तो अब देखना ये है कि क्या ये तमाम जो अरब ममालिक हैं वो मिल के दोबारा से गज़ा की जो आबादकारी है उसमें अपना अपना हिस्सा डालते हैं या नहीं, क्योंकि जो UN और उसके साथ साथ जो वर्ल्ड बैंक की एक सर्वे या असेसमेंट रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक गज़ा की दोबारा से बहाली और आबादकारी के लिए और रिकन्स्ट्रक्शन के लिए कोई $50 बिलियन की ज़रूरत है। तो ये अगर $20 अरब ये अरब ममालिक की तरफ से इसको कंट्रीब्यूट किया जाता है और फंड के ज़रिए जो गज़ा की आबादकारी की जाती है तो उसमें एक इनिशली जो ख़ासतौर के ऊपर जो एक बहाली है गज़ा के जो रेफ्यूजीज़ हैं उनको वापस अपने घरों में भेजने के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि ये जो ना सिर्फ ये कि ट्रंप का जो मंसूबा है काउंटर करने वाला वो भी, उसको भी वो एक मैं समझता हूँ कि रोका जा सकता है और दूसरा जो गरीब फ़लस्तीनी जो बेघर हो चुके हैं उनको दोबारा से आबाद भी किया जा सकता है। अब सवाल ये है कि क्या ये सदर ट्रंप इसको मान जाएंगे और उसके साथ साथ इसराइल इसको मान जाएगा। तो इस हवाले से भी जो मीडिया में रिपोर्ट्स हैं वो ये बताते हैं कि जो खासतौर के ऊपर अगर इसमें ये जो $20 अरब का फंड क्रिएट किया जाता है और जो गज़ा की रिकन्स्ट्रक्शन है या रिहेबिलिटेशन है उसमें अगर हमास का कोई अमल दखल नहीं होता तो फिर शायद ये तमाम फ्रीकैन इसके हवाले से मुत्तफिक हो जाएं। ये गारंटी देनी होगी कि ये तमाम तो जो आबादकारी है उसमें हमास की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगी। अब देखते हैं कि इस हवाले से क्या मज़ीद अपडेट और मार्च का जो इजलास है उसमें अरब ममालिक क्या फ़ैसला करते हैं। आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।